Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27 July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about no confidence motion. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट विल एंजॉय द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, जो हमारे देश के केस में लोकसभा है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सरकार है, जो लोग भी एग्जीक्यूटिव्स का हिस्सा हैं, उनके पास लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी होनी चाहिए। Article 75(3) of our Constitution lays down this principle by laying down the idea of collective responsibility of the Council of Ministers in front of Lok Sabha. ये शब्द आप जरूर पढ़ते होंगे इंडियन पॉलिटी में कि the executives are collectively responsible to the members of parliament on the floor of Lok Sabha. Collectively responsible का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव्स अगर मेजॉरिटी ना प्रूव कर पाए ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा तो कुछ लोग रिजाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। नो, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन इफ दे आर नॉट एबल टू प्रूव दैट दे एंजॉय मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। तो जैसे कि अभी मौजूदा सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, तो अगर ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। नो कॉन्फिडेंस कोई भी एक लोकसभा का एमपी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके इस प्रपोजल को कम से कम 50 और एमपी जब सपोर्ट करेंगे और फ्रॉम लोकसभा, और लोकसभा के स्पीकर जब इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, तभी जाकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी मूव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, इसको राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट कुड बी इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान कहता है कि द एग्जीक्यूटिव्स मस्ट एंजॉय द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कॉन्सेप्ट एज इट इज हमारे संविधान में नहीं लिखा है। उसका आइडिया आपको संविधान से लग सकता है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोसीजर है या ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है दैट हैज बीन क्लियरली लेड डाउन इन रूल नंबर 198 ऑफ कंडक्ट ऑफ लोकसभा। तो हमारा संविधान तो बस ये कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव्स को मेजॉरिटी एंजॉय करना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। अब वो एग्जीक्यूटिव्स मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, उसको चेक करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, विच इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट मेंशन अंडर रूल नंबर 198 ऑफ कंडक्ट ऑफ लोकसभा। करंट न्यूज क्या है? देखिए, मौजूदा सरकार के खिलाफ, एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। दिस मोशन वाज प्रपोज्ड बाय कांग्रेस पार्टी एमपी गौरव गोगोई जी, राइट, और 50 एमपीज ने सपोर्ट किया होगा और लोकसभा के स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है वो मणिपुर के जो मुद्दे हैं, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, उसके बाद सरकार के अगेंस्ट ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। बट द पॉइंट इज कि शुड द गवर्नमेंट बी वरिड फॉर दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन? आंसर इज नो। सरकार के पास क्लियरली मेजॉरिटी है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए या 272 सपोर्ट चाहिए, और अकेले बीजेपी के पास 303 एमपी हैं, एनडीए के पास 331 एमपीज हैं। तो इससे कोई चिंता वाली बात है नहीं। दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एनीवे गोइंग टू गेट डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। लेकिन हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपने बेसिक पॉलिटी में भी पढ़ रखा होगा, और ये जो मौजूदा नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये वैसे भी मीनिंगलेस है, इट विल गेट डिफीटेड। लेकिन कभी कभार प्रीलिम्स में वो लोग हिस्टोरिकल बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं, मतलब इंडियन पॉलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं कि कितने बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो आपको इसी आर्टिकल के में कई सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, दिस विल बी 28th
एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। अभी तक जितने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाए गए हैं, सब के सब डिफीट हुए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, यानी कि कोई भी पास नहीं हो पाया है। अभी तक 27 आए थे, ये 28वां है। अभी तक सबके सब या तो डिफीट हुए हैं, एक बस इनमें से इनकंक्लूसिव रहा है। रिमेनिंग अभी तक 27 में से 26 डिफीट हुए हैं, एक इनकंक्लूसिव रहा है। इनकंक्लूसिव क्यों रहा? जुलाई 1979 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होने से पहले ही मोरारजी देसाई जी ने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हुई ही नहीं। द मोशन वाज विड्रॉन। तो इस कारण से दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन दैट वाज ब्रॉट इन 1979 रिमेन इनकंक्लूसिव। Otherwise, all the no confidence motion brought so far on the floor of Lok Sabha have been defeated, और ये मौजूदा वाला भी डिफीट हो ही जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कॉन्फिडेंस मोशन का। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एक बात होती है जहां पे ऑपोजिशन पार्टी ये मोशन लेकर के आती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉन्फिडेंस मोशन का, यानी कि मान लीजिए आपकी सरकार आपने बना ली, और उसके बाद अब आपको फ्लोर ऑफ लोकसभा पे ये साबित करना है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अब आपको फ्लोर ऑफ लोकसभा में ये साबित करना है कि आपके पास मेजॉरिटी है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुमत साबित कर। तो उसके लिए सरकार पक्ष को लाना होता है। द गवर्नमेंट साइड हैज टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस मोशन वेयर द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दे एंजॉय मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। ये सब नॉर्मली होता कैसे है? मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, किसी भी पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिली, तो उनमें से नॉर्मली जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके लीडर को बुला करके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, और फिर उस पार्टी को बोला जाता है कि अब आप प्रूव कीजिए कि यू एंजॉय मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर बनाने से पहले उनसे पूछा जाता है कि आर यू कॉन्फिडेंट कि अगर हम आपको प्रधानमंत्री बना दें, आपकी सरकार बना दें, तो आप लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव कर पाएंगे। जब वो हाँ बोलते हैं तो सरकार बना दी जाती है, और उस केस में जो लोग सरकार में हैं उनको तत्कालीन प्रेसिडेंट ने सरकार के लिए प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए उनको ओथ दिला दिया है। उसके बाद जो लोग सरकार में हो उनको लाना होता है कॉन्फिडेंस मोशन, उनको बहुमत साबित करना पड़ता है, और अगर वो नहीं साबित कर पाए तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो 3 बार ऐसा हुआ है हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कि सरकारों ने कॉन्फिडेंस मोशन लाया है बट वो साबित नहीं कर पाए हैं, एंड आफ्टर दैट दे हैड रिजाइन। तो वीपी सिंह की सरकार को रिजाइन करना पड़ा था 1990 में, एचडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा था 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1999 में रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि वो एक वोट उनका कम पड़ गया था, जिस कारण से वो कॉन्फिडेंस यानी कि बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी सीन इन आर्टिकल 75(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एज पर लोकसभा रूल नंबर 198, started by it can be started by a Lok Sabha MP with 50 MP support brought in Lok Sabha after approval of Lok Sabha Speaker। अभी तक 28 बार लाया जा चुका है, 27 बार इट हैज नॉट बीन पास्ड। मैंने इस बार का पहले ही लिख दिया कि पास नहीं होगा, नहीं होगा ये, ठीक है। एंड once it has remained inconclusive, that was in 1979, Morarji Desai government had resigned before voting। 3 times the government had resigned not for being able to get past the confidence motion। तो confidence motion सरकार को लाना होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेकर के आती है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट carbon border tax, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, environment या इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कार्बन बॉर्डर टैक्स होता क्या है, इस इमेज की मदद से समझिए। मान लीजिए कि ये ऐसे कंट्री हैं, इस बाउंड्री के उस पार ऐसे देश हैं जो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच रखते हैं, जो कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर का इस्तेमाल करते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज से है या इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज से है। जबकि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय मोस्टली यूजिंग कोल।
which releases a lot of greenhouse gas which is environment polluting. तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है कार्बन बॉर्डर टैक्स का, वो ये कहता है कि अगर ऐसा देश, मान लीजिए कि एक्सपोर्टर कंट्री है ए, वो कोल का इस्तेमाल करके या इस तरीके के जो इन्वायरमेंट डैमेजिंग पावर सोर्सेस का इस्तेमाल करके अगर कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है और उसको अगर वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है इन सच कंट्रीज जहां पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स लिए जाते हैं, तो उस केस में ये देश, for example, if these countries are using hydrogen for energy production, in that case these countries may or be able to apply an additional amount of tax on such exporter states. उस additional tax को कहा जाएगा carbon border tax. I hope I have been successfully able to convey the idea. एक बार definition पढ़ लेते हैं. Policy tool. Carbon border tax is a policy tool introduced by European Union to reduce carbon emission by imposing carbon tax. Carbon tax क्या है जी? It is an idea of imposing import duty, additional import duty on a product manufactured in a country with more lax climate rules. ऐसे देशों में जहां पे climate rules काफी relaxed हैं, उन देशों के ऊपर extra import duty लगाना in the form of carbon tax. So it can be considered as a concept of green protectionism. इससे फायदे होंगे, ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, बट इससे एक नुकसान भी होगा, इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर होगा। अब करंट कॉन्टेक्स्ट समझिए। देखिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है पिछले 6-8 महीनों से काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाज प्लानिंग टू ब्रिंग कार्बन बॉर्डर टैक्स। बट अब हुआ क्या है, यूरोपियन यूनियन हैज अल्टीमेटली पास्ड अ प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो नाउ legally they have become world's first reason to import carbon border tax। अब वो कार्बन बॉर्डर टैक्स लाएंगे, इससे रिलेटेड वो पॉलिसी पास कर चुके हैं। 6-8 महीने से खाली डिस्कस कर रहे थे। तो इस नए प्रोविजन के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन विल स्टार्ट कलेक्टिंग कार्बन टैक्स ऑन कंसाइनमेंट सच एज स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर विच इज कमिंग फ्रॉम दोज कंट्रीज जहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज्यादा होता है। ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, यूरोपियन यूनियन ने इसको नाम दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इट इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ये फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज जो है, वो यूरोपियन यूनियन का एक पॉलिसी है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस बाय 55% बाय 2030 विथ रिस्पेक्ट टू 1990 लेवल। याद रखिएगा, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज 1990 के जो लेवल में था ग्रीन हाउस गैस इमिशन, 1990 में जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा था, उसको 55% तक कम कर देना, उसका भी 55% तक कम कर देना है बाय 2030। यानी कि 1990 में अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन 100 यूनिट होता था, उसको घटा करके 45 यूनिट तक ला देना है बाय 2030। दैट इज यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। तो इसी पैकेज फिट फॉर 55 2030 पैकेज के अंतर्गत इन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। इसका सीधा सीधा असर इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया से कई सारी चीजें हम लोग यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स। और इंडिया में आपको पता है हम लोग 70% तक जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कोल के थ्रू मीट करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इसका मतलब है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने वाला है, जिस कारण से इंडियन एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। इट इज एस्टिमेटेड कि इंडियन एक्सपोर्ट्स पे एडिशनल टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी 19.8% से लेकर के 52.7% तक बढ़ सकता है। दैट विल सीवियरली हैम्पर इंडियाज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इंडियाज एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स इन यूरोपियन यूनियन। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही। इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यू पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? एक हम लोग डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अब एक ही उपाय है कि हम लोग कम से कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करें वाइल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल आइटम्स। तो डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल के लिए जो मौजूदा हमारी पॉलिसी चल रही है, जैसे नेशनल स्टील पॉलिसी फॉर स्टील प्रोडक्शन,
उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं विथ डीकार्बोनाइजेशन। मतलब हर नए स्कीम में हम लोग को ऐसा करना होगा, हर जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्कीम्स हैं ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल स्टील पॉलिसी, उन सब में हमें कोशिश करना होगा कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम से कम हो। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के दौरान जितना भी ग्रीन हाउस गैस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो, ज्यादा से ज्यादा उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर लें इन जियोलॉजिकल स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोर कर लें। तो ये होता है डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल। So more and more industrial policies should be integrated with the decarbonization principle in order to make India's industrial production cleaner, ताकि यूरोपियन यूनियन के इस नए कार्बन बॉर्डर टैक्स का हमारे ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। दूसरा, वी कैन नेगोशिएट विथ यूरोपियन यूनियन कि भाई ठीक है, तुम हमारे ऊपर टैक्स तो लगा रहे हो, बट एटलीस्ट हेल्प अस बाय ट्रांसफरिंग सम क्लीन टेक्नोलॉजी, ताकि हमारे यहाँ पे भी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन हो। हम लोग उनको ये भी समझा सकते हैं कि देखो, अगर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट तुम कर्व करोगे तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तुमको कहीं और से वो चीजें इंपोर्ट करनी होंगी विच माइट बी इवन मोर कॉस्टलियर, तो दैट विल हैम्पर योर इकोनॉमी ऑल्सो। सो बेटर हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन से कि आपको जो भी कार्बन बॉर्डर टैक्स से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं आप, उस रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आप इंडिया और इंडिया जैसे देशों को दें, ताकि हम लोग अपने यहाँ पे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर पाए, यानी कि बेहतर से बेहतर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम मूव कर पाए। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हम ला सकते हैं अपने देश में, से रसिया या चाइना में चल रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्री कम इमिशन कर रहा है उसको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट को वो बेच सके तो दो इंडस्ट्रीज जो ज्यादा इमिशन कर रहा है, इससे मदद से ओवरऑल कार्बन इमिशन कम हो सकता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर्स, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको भारत सरकार थोड़ा बहुत फंडिंग दे सकती है, कैपिटल सब्सिडी दे सकती है फॉर मेकिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शंस। देखिए ये सारे सजेशंस ठीक हैं, बट इनको इम्प्लीमेंट करना विल बी डिफिकल्ट। सो इन लॉन्ग रन, इन कमिंग 4-5 ईयर्स, इंडिया का जो ट्रेड है विथ यूरोपियन यूनियन, उसमें ये एक प्रॉब्लम आने वाला है, कार्बन बॉर्डर टैक्स। देखिए नेट जीरो की बात चल रही थी, तो आप समझिए ये अगर अप्रोचेज हम लेते हैं, आप कभी भी इस तरह का आंसर लिख रहे हो तो आप उसमें कंक्लूजन पार्ट में ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल लेते हैं या फिर अपना कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट अगर इंसेंटिवाइज करती है प्रोड्यूसर्स को, तो ओवरऑल हमारे देश का इमिशन भी कम होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एंड दैट विल हेल्प अस इन अटेनिंग द पंचामृत स्ट्रैटेजी। पंचामृत स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में, जो ग्लासगो में हुआ था 2021 में, वहां पे पंचामृत स्ट्रैटेजी, 5 प्रिंसिपल्स टुगेदर फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ग्लासगो, 5 strategies together were announced by our Prime Minister Narendra Modi, which is together known as Panchamrit strategy, which is basically aiming at making India more environment friendly economy। ये 5 strategies ये हैं। उसमें सबसे पहला ही गोल है अचीविंग नेट जीरो बाय 2070, यानी कि हम लोग भी ओवरऑल नेट जीरो देश बनना चाहते हैं। जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे उतना हम लोग स्टोर भी करना चाह रहे हैं बाय 2070। तो हमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है तब हम लोग को ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए, डीकार्बोनाइजेशन एंड ऑल। इन जनरल, इफ यू हैव टू अटेन द गोल ऑफ पंचामृत स्ट्रेटजी, स्पेशली द फर्स्ट गोल दैट इज टू अटेन नेट जीरो बाय 2070, अगर ये करना है तो हमें ये सारे स्टेप्स वैसे भी लेने ही होंगे। अगर आप इस बार का एपीएससी मेंस के क्वेश्चन देखें तो जीएस पेपर 3 में ये सवाल आया था, व्हाट इज द गोल ऑफ नेट जीरो इमिशन, यानी कि नेट जीरो इमिशन होता क्या है, व्हाट स्टेप इंडिया शुड टेक टू अटेन बिकम नेट जीरो बाय 2050। तो आपको बेसिकली बताने थे कि कैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन लिया जा सकता है नेट जीरो को गोल को अटेन करने के लिए। और जीएस पेपर 5 आसाम वाले पेपर में ये पूछ लिया था, व्हाट आर पंचामृत स्ट्रेटजीज डिक्लेयर्ड बाय इंडिया टू क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली मैं इससे ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया कार्बन बॉर्डर टैक्स का, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 सवाल मेंस में आ गए थे इसी साल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जल्दी से मैं आप लोग को बता दूं। ऐसे मैसेजेस मुझे अक्सर देखने को मिलते हैं आप सबके तरफ से
स्टूडेंट्स आपके तरफ से कि सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन मंथली बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स। ये सर ये रोज रोज क्या कराते हो, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। बात तो यही है ना। तो एक बार में मंथली बेसिस पे करा दो। देखिए करंट अफेयर्स करते करते तो मैं भी थक जाता हूँ। ठीक है। आप सोचिए रोज आधा घंटा सुन करके अगर बोर हो जाते हैं तो रोज मुझे 4 घंटे लगते हैं ये सारे पढ़ करके इसको अपडेट करने में। तो नेचुरल सी बात है कि मैं भी बोर हो जाता हूँ। लेकिन मुझे कोई और अल्टरनेटिव दिखता है नहीं। आप देखिए एपीएससी या यूपीएससी का करंट अफेयर्स बिल्कुल वैसे वन लाइनर नहीं होता है कि ये वाला कप किसने जीता, कौन सा अवार्ड किसको दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए ये टॉपिक तो कुछ और था, कार्बन बॉर्डर टैक्स, बट उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा तो नेट जीरो, पंचामृत स्ट्रैटेजी ये सब रिवाइज कर लिया, जो कि 2 साल 3 साल पुरानी बातें हैं। तो मेरी समझ से चूंकि सिलेबस या पेपर जो है, आजकल सवाल इतने डायनेमिक तरीके से पूछा जा रहा है कि डेली बेसिस पे हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना होगा, तभी जाकर के जो स्टैटिक चीजें हम पढ़ते हैं क्लास में वो हम रिवाइज कर पाएंगे, दिमाग में फ्रेश रख पाएंगे। तो ये जो पेनफुल प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं डेली पढ़ने का, ये करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। मंथली बेसिस पे खाली फैक्चुअल चीजें पढ़ देने से, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स लेकर के आया, इन पार्लियामेंट के अंदर 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि सवाल पूछने का तरीका इज मच मोर डायनेमिक। कार्बन बॉर्डर टैक्स रिवाइज कर लेते हैं। बाय यूरोपियन यूनियन, एडिशनल टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज फॉर नॉट यूजिंग क्लीन फ्यूल। इट इज इन लाइन विथ यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2026। इंडिया के लिए कंसर्न है बिकॉज 70% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज फ्रॉम कोल। यूरोपियन यूनियन इंडिया का इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। अगर कार्बन टैक्स लगता है तो आयरन, स्टील, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज पे असर पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन है? तो डीकार्बोनाइजेशन, कम से कम कार्बन इमिशन किया जाए। नेगोशिएशंस विद यूरोपियन यूनियन की कार्बन टैक्स से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे वो मदद करे इंडिया को फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव दिया जा सकता है टू द प्रोड्यूसर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Indian economy, which is set to become third largest economy by 2027. This topic is important for my syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखें। देखिए ये भारत मंडपम नाम का इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया, और यहाँ पे G20 की कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये भारत मंडपम नाम का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है आप कह सकते हैं, ये प्रगति मैदान दिल्ली के पास बनाया गया है। तो भारत मंडपम जैसा ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, सच प्लेसेस और सच कॉन्फ्रेंस हॉल्स विल हेल्प इन प्रमोटिंग कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इन इंडिया। क्योंकि G20 का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होगा सितंबर में, इस तरह के और भी कॉन्फ्रेंस फ्यूचर में इंडिया में हो सकते हैं। तो इससे कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को फायदा मिलेगा। देखिए कॉन्फ्रेंस टूरिज्म क्या होता है? जब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि अभी तो सार्क नहीं है, बिम्स्टेक का कॉन्फ्रेंस या कोई ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस, ये सब जब भी होता है तो डेलीगेट्स आते हैं। डेलीगेट्स आते हैं तो उनके साथ कई सारे सपोर्ट स्टाफ आते हैं, जिस कारण से लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है। आसपास के होटल्स में रहेंगे, कई सारी चीजें कंज्यूम करेंगे, तो दैट हेल्प्स इन प्रमोटिंग लोकल इकोनॉमी। लेकिन कॉन्फ्रेंस टूरिज्म तो तभी हो सकता है ना जब आपके पास बढ़िया बढ़िया कॉन्फ्रेंस हॉल्स हों। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत मंडपम नाम का ये कॉन्फ्रेंस सेंटर इनॉग्रेट किया है भारत सरकार ने। दैट इज वन पार्ट ऑफ द न्यूज। तो अलग अलग जैसे टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म होता है, हेल्थ टूरिज्म होता है, बिजनेस टूरिज्म होता है, वैसे ही आप कभी टूरिज्म पे कोई आंसर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इज ऑल्सो ए न्यू इनिशिएटिव, और उसके लिए भारत मंडपम हमने बनाया है। अब देखिए भारत मंडपम का इनॉग्रेशन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब इंडिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज के टाइम में वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड ही प्रॉमिस्ड, ही assured us कि बाय 2027 इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ देंगे। और उनका ये जो क्लेम है दैट हैज बीन सब्सटैंशिएटेड बाय आईएमएफ आल्सो। आईएमएफ का भी प्रोजेक्शन है कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, ओनली लैगिंग बिहाइंड यूएस एंड चाइना। जापान और जर्मनी जो अभी हमसे आगे हैं, हम इन दोनों को पीछे छोड़ देंगे।
मौजूदा टाइम में यूएस सबसे आगे है, फिर चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे पे जर्मनी और इंडिया पांचवें पे है। 2027 तक प्रोजेक्शन है कि इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसने इंडिया को इतना रैपिड ग्रो करने में मदद किया है? इंडिया 2014 में 10वें नंबर पे था, इन सबसे पीछे था। आज देखिए इन सबको पीछे छोड़ते हुए इंडिया पांचवें पे तो पहुंच ही चुका है। वेरी सून वी विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो देखिए अगर डेटा देखा जाए तो 2014 से लेकर के 2023 तक में पिछले 9 सालों में इंडिया की जीडीपी 83% बढ़ी है, which is only lower than that of China. China's GDP has increased 84% in this period. वहीं यूएस की जीडीपी has increased by 54% in this period. Barring these countries, बाकी जो भी टॉप 10 में थे वो सारी की सारी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यू सी यूके की इकोनॉमी इतने सालों में बस 3% ग्रो हुई है, फ्रांस हैज ग्रोन बाय 2%, रसिया बाय 1, इटली का जीडीपी स्टैग्नेट हो गया, ब्राजील का तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये स्टैग्नेशन के पीछे दो कारण है, एक तो इनका एजिंग इकोनॉमी यानी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन यहाँ पे इन देशों में बढ़ रहा है, और दूसरा बीच में जो पैंडेमिक आया था इसमें कई सारे इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, जिस कारण से ओवरऑल इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेटेड दिख रही है। बट इंडिया ने कैसे ये लीप फ्रॉगिंग की, यानी कि इंडिया ने इतना भयंकर उछाल या जोरदार जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे किया? 83% का जीडीपी में इंक्रीमेंट इन लास्ट 9 ईयर, हाउ इंडिया को डू इट? उसके पीछे दो मेन कारण है। एक तो है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर जो 2007-8 में शुरू हुआ यूएस से, जिसने यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा असर किया, जिसमें लेकिन उसने चाइना और इंडिया को बहुत ज्यादा असर नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि चाइना और इंडिया जैसी इकोनॉमी लगभग 83 टू 84% ग्रो कर पाई। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इन सारे इकोनॉमीज का ग्रोथ काफी कम हो गया था, यूरोपियन इकोनॉमीज का। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंडिया के फेवर में काम कर रहा है वो है हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन लेड ग्रोथ। जनसंख्या जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जब डिमांड बढ़ता है तो उस हिसाब से सप्लाई बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और जब सप्लाई बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है। सो दैट इज अनदर फैक्टर। और इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया, देखिए अब तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कि वी वर 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट नाउ वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट। दैट्स वेरी गुड, इम्प्रेसिव। लेकिन अब थोड़ा सा दूसरा एस्पेक्ट भी देख लिया जाए। ये तो हो गया ओवरऑल जीडीपी। ये दुनिया में 140 करोड़ लोग तो हमारे देश में, 140 करोड़ लोग मिलकर के जब प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि इनसे हम आगे निकलते जाएंगे। तो कहाँ यूके में 7 करोड़ जनसंख्या है, हमारे यहाँ 140 करोड़, 20 गुना ज्यादा, राइट? तो यही आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, ये कहता है कि एक्चुअल जो प्रॉस्पेरिटी है किसी देश की वो ओवरऑल जीडीपी नंबर्स से नहीं, जीडीपी पर कैपिटा से दिखता है। जीडीपी पर कैपिटा इज व्हेन यू डिवाइड रियल जीडीपी बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। नेचुरल सी बात है कि व्हेन यू डिवाइड आवर जीडीपी विथ आवर पॉपुलेशन व्हिच इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारा जीडीपी पर कैपिटा काफी कम हो जाता है। दैट रिफ्लेक्ट्स एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन, एंड जीडीपी पर कैपिटा इन आवर कंट्री इज $2,600 पर एनम, बहुत कम है। कहाँ चाइना के का 13,000, रसिया का 10,000, ब्राजील का भी हमसे काफी ज्यादा है। इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑल ऑफ देम हैव जीडीपी पर कैपिटा हाइयर देन इंडिया। यू सी, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया। यूके अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो यूके का जीडीपी पर कैपिटा है $47,000, यानी कि आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज वहां पे एक इंसान $47,000 कमाता है। हमारे यहाँ पे एक इंसान ऑन एन एवरेज एक साल में $2,600 कमाता है। तो जीडीपी पर कैपिटा में हम काफी पीछे हैं, एंड दैट एक्सप्लेन्स द फेनोमेना ऑफ पोवर्टी पैराडॉक्स फॉर इंडिया। व्हाट इज फेनोमेना ऑफ पोवर्टी पैराडॉक्स? इसको आंसर राइटिंग में लिखना है, एस्से में लिखना है इस टर्म। पोवर्टी पैराडॉक्स इज कि ऑन वन साइड वी आर वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी and we are set to become world's third largest economy, but at the same time दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब, लगभग 23 करोड़ गरीब हमारे देश में है। And how do we explain this? We are world's largest economy, but our HDI rank is quite poor. Our hunger index rank is quite poor, 107 out of 121 countries. How do we explain it? कि दुनिया की एक तरफ हम कह रहे हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी, दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स HDI में पीछे हैं। उसके पीछे कारण है
हमारी जनसंख्या। 140 करोड़ लोग मिलकर प्रोड्यूस करेंगे तो ओवरऑल तो जीडीपी बड़ा दिखेगा ही, बट जीडीपी पर कैपिटा इज लेस एंड दैट इज वाई हंगर का प्रॉब्लम ज्यादा है, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी का प्रॉब्लम ज्यादा है। इंडियन इकोनॉमी 10th लार्जेस्ट 2023 तक, इट विल बिकम 5th लार्जेस्ट 2027 तक, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 3rd लार्जेस्ट एज पर आईएमएफ प्रोजेक्शन। इंडिया एडेड 83% from 2014 to 2023. Factors that have played role, not very severe impact of global financial crisis, ये एक important factor था। दूसरा factor, हमारी जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड बढ़ा हमारे देश में, सप्लाई बढ़ा और इससे जीडीपी ग्रोथ आया। इससे डिफरेंट एक पूरा न्यूज है भारत मंडपम that will help in promoting conference tourism in India. The next article is about sea grass in Baltic Sea. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सबसे पहले समझते हैं सी ग्रास होता क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलो मरीन वाटर्स, बे एंड लगून्स, तो ऐसे ओशन के सैलो वाले एरिया में इस तरह के छोटे छोटे ग्रासेस जहां उगते हैं इनको कहा जाता है सी ग्रासेस। और ये सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सनलाइट की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि जो सी ग्रासेस हैं they are very essential for releasing oxygen in water, dissolved oxygen in the water। और dissolved oxygen जो water में release होगा तो that will help in survival of fishes and that will help in maintaining overall healthy ecosystem। एक बात तो तय है कि sea grasses are very important for maintaining healthy ecosystem of marine sphere, right? तो इससे रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। थोड़ा सा और देख लेते हैं सी ग्रासेस के बारे में। सी ग्रासेस जो हैं उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे इनका पॉलन जो है वो वाटर में फ्लो करते हुए दूसरे मेल पॉलन जो है वो फ्लो करते हुए फीमेल फ्लावर ओवरीज तक पहुंच जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि इनको अगर काट दोगे आप कहीं से तो ये वापस से उग भी जाते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी ग्रासेस दिक्कत क्या है कि धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन सी ग्रासेस कम होते जा रहे हैं। सी ग्रासेस कम हो रहे हैं, इस कारण से मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो हाल फिलहाल में बाल्टिक सी, जर्मनी का ये जो कील वाला एरिया यहाँ इस कोस्ट पे बाल्टिक सी में, तो नॉर्दर्न यूरोपियन रीजन में बाल्टिक सी है, वहां पे इन्वायरमेंटलिस्ट ने काम शुरू किया है सी ग्रास को दोबारा से उगाने का। अंडर Seagrass Restoration Project in Baltic Sea, environmentalists have started the project of redeveloping or regrowing seagrasses in the Baltic region। तो सी ग्रासेस फाउंड बाल्टिक सी में शुरू किया गया सी ग्रास रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो ओशन के अंदर CO2 का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन का कंटेंट घटता जा रहा है, मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए सी ग्रासेस उगाया जा रहा है अंडर द सी ग्रास रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। सी ग्रास फ्लावरिंग प्लांट है, शालो मरीन वाटर में डेवलप होता है, फोटोसिंथेसिस करता है एंड सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इनर लाइन परमिट की अगर बात हमने कल की थी, पूछा था इनमें से कौन करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इनमें से पूछा था कि कौन इसमें से इनकरेक्ट है, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर के पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यूए इज नॉट फॉर एडल्ट्स ओनली। एडल्ट्स 12 साल के बच्चों के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए एडल्ट का साथ में होना जरूरी है। यूए का मतलब ये है ओनली एडल्ट तो नहीं है। यूए का मतलब है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे तो दे विल वॉच द मूवी इन प्रेजेंस ऑफ देयर गार्जियन। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।